एक यूँ बात आते आपके क्षेत्र पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में बहुत सारा समस्या रहते, पॉल्यूशन से लेके धूल धक्कड़ सब चीज़ें। तो ओकरो मन के लिए आप 15 साल रहते हुए कुछ नया उद्यम करे हो कि नया कोनो टेक्नोलॉजी लायक कोशिश करे हो कि ओहू में लेकर मुक्ति मिले। कई ठन गांव है जिसे मांडर से लेके सिलतरा वगैरह जिन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है धूला पॉल्यूशन से, तो ओकरो ले का विचारधारा करे रहो आप मन? 2003 में विधानसभा में सदस्य के रूप में जाने के बाद मेरा ये प्रयास रहा कि ये इन समस्या में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या थी। उसके साथ में जो उद्योग से निकलने वाली राखड़ है, वो राखड़ यत्र तत्र फेंक देते थे, जिसके कारण खेती किसानी चौपट होती थी, लोगों को आवागमन और उससे कारण कई सारी बीमारियों ने जन्म लिया। मैंने लगातार प्रयास किया विधानसभा के माध्यम से, क्योंकि दरसिवा में जो सिलतरा इंडस्ट्री बेल्ट है, उसके पहले जो है उडला इंडस्ट्री बेल्ट, ये लगभग 1994-95 से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। मगर जो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए पर्यावरण के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को किसी ने भी फॉलो नहीं किया। अधिकारी भी यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो कंसेंट टू इस्टेब्लिश सर्टिफिकेट, जो स्थापना के लिए सर्टिफिकेट मिलती है, जिसमें 24 लगभग शर्तें लिखी रहती है कि आप पर्यावरण के लिए ये करेंगे, इतने पेड़ लगाएंगे, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ना हो इसके लिए जो ESP लगाएंगे, बैक फिल्टर लगाएंगे, इस प्रकार की बातें होती है। मगर चूँकि ध्यान किसी ने भी नहीं दिया गया, लोग लगातार थोड़ा थोड़ा उद्योग, एक एक उद्योग बनते गए। जहाँ तक स्पंज आयरन उद्योग हैं, उसमें एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत जो है, सेंट्रल एयर पॉल्यूशन एक्ट है, मैंने अध्ययन किया है, वहाँ पर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। मगर यहाँ पर देखा गया कि गांव से लगा हुआ और एक इंडस्ट्री से लगा हुआ दूसरी इंडस्ट्री, इस तरह से अगर कितना भी अवेयरनेस बढ़ता जाए, मगर सिलतरा में घनी जो है इंडस्ट्री की वो स्थापना होने के कारण आज वहाँ पर प्रदूषण की समस्या निरंतर बनी हुई है। उस प्रदूषण की समस्या से न केवल दरसिवा विधानसभा वरन आसपास की विधानसभा और रायपुर के लगभग 15 लाख लोग उससे इफेक्टेड हैं। हम रायपुर में भी बैठे हैं तो वहाँ की प्रदूषण की मार सिलतरा की यहाँ तक आती है जब हवा का रुख चलता है, तो यहाँ के लोग भी इफेक्टेड थे। मैंने लगातार विधानसभा में प्रश्न उठाया और काफ़ी ध्यानाकर्षण के माध्यम से किया। अंत में जो है मुझे सफलता मिली 2006 में, और सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया कि प्रदूषण के लिए वहाँ पर जो है जितनी इंडस्ट्री है वो नॉर्म्स का पालन नहीं किए हैं, उनको 1 साल का समय दिया गया, क्योंकि ESP यंत्र स्थापित करने के लिए उनको कम से कम 1-1.25 करोड़ का खर्च आता था, और उसके साथ में बिजली की खपत भी बढ़ती थी। इसके लिए ये जो खर्चे बचाने के लिए उद्योगपति कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण की मार से मारने लगे थे अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के का। मगर उनको आखिरी में मुझे सफलता मिली, और 2007-8 के बाद वहाँ पर ये अवेयरनेस आया, और वहाँ पर काफ़ी मैंने यहाँ के हमारे मंत्री को भी, पर्यावरण मंत्री को भी कई बार जो है क्षेत्र में ले जाके ऐसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करवाने की भी कार्रवाई की। साथ में हमने प्रदूषण निवारण यंत्र लगे हैं मगर उसको रन नहीं करते हैं, उसके लिए मैंने गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन चलाया, और हर गांव में लोगों के साथ जा जाके कि रघुपति राघव राजा राम इनको सन्मति दे भगवान, ऐसा हमने वो भी लगाया। इसके बाद हमने, जब उद्योगपति इस बात को नहीं मानते थे, तो हमने यहाँ पर पर्यावरण मंडल का घेराव भी किया, और आखिरी में जब दरसिवा की खेती किसानी चौपट हो गई, सारी इंडस्ट्री लग गई, वहाँ पर धूल धक्कड़ के कारण और प्रदूषण के कारण हमारी खेती नहीं होती थी, तो मैंने ये प्रयास किया। मैंने उद्योगपतियों पे दबाव भी डाला। मैंने कहा कि इनका प्रदूषित धान जो काला हो जाता है उसको जो है सोसाइटियों में खरीदी नहीं होती है और किसानों को नुकसान होता है, तो इसके लिए वहाँ से जो है फैक्ट्री प्रबंधन को हमने वो किया गया, और वहाँ के एसोसिएशन ने किसानों का जो धान वहाँ सोसाइटियों में नहीं बिकता था वो
वहाँ के फैक्ट्री प्रबंधन खरीदते थे। ये भी हमने प्रयास किया लगातार। उसके साथ में रायपुर में आंदोलन करके हमने यहाँ पर उद्योगपतियों के घर में नगाड़ा बजाने का भी काम किया। हमने बड़े बड़े इंडस्ट्री के घर में जब हम नगाड़ा बजाने के लिए रायपुर में 400-500 की संख्या में दर्शकों से हम आते थे, वहाँ नगाड़ा बजाते थे, तो लोगों से कौतूहलवश पूछते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या आज नगाड़ा क्यों बजा रहे हो, और फाग गीत गाते थे। तो उन्होंने हम महिलाओं से पूछते थे, भाइयों से पूछते थे कि भाई आपके घर में काला डस्ट आता है? बोले हाँ भैया, 2 बार हमको साफ़ करना पड़ता है, 3 बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो आज हम लोग जिसके घर के सामने में यहाँ नगाड़ा बजा रहे हैं, इन्हीं के उद्योग है हमारे दरसिवा में, उनके उद्योग से ही आपके घर में डस्ट आती है। लोगों का भी बड़ा जो है इसमें सहयोग सत्कार मिला। इंडस्ट्री वाले काफ़ी इसमें हर्ट्स भी हुए। तो काफ़ी इंडस्ट्री वालों ने कहा कि भाई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। मैं बोला लोगों का जीवन बचाने से बड़ा और कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं है। तो लोगों का जीवन बचाने, क्योंकि इस प्रदूषण के माध्यम से एक तो मैंने देखा, मैंने प्राइवेट यहाँ पर जो सर्वेयर थे उनसे भी करवाया, नागपुर की साइंटिफिक का एनालिसिस, उससे भी उनको भी बुलवा के यहाँ पर जो है प्रदूषण की जांच करवाई, तो काफ़ी मात्रा में प्रदूषण आया। मगर यहाँ के जो है पर्यावरण विभाग जो वो किसी प्रकार का काम नहीं करता था। मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में PIL भी लगाई जनता की ओर से, और PIL लगाने के बाद वहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कड़े निर्देश दिए थे। और नागपुर में नेशनल रिसर्च ऑफ इंडिया एक वो है जो पर्यावरण का पूरे देश में ध्यान देती है। हाँ, उन्होंने जो है उनको निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि भाई आप दरसिवा के सिलतरा के प्रदूषण की जांच करें, और जांच करने के बाद वहाँ पर किस प्रकार का प्रदूषण है उसकी जांच करें। और यहाँ के छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल को भी कहा गया कि आप प्रदूषण के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट सौंपें। नेरी और उनकी रिपोर्ट हुई। तत्कालीन में मुख्य न्यायाधीश ने नाराज़ होते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण की जो रिपोर्ट को फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आपके प्रदूषण की रिपोर्ट होपलेस है, गलत है। मैं नीरी की रिपोर्ट को मानते हुए मैं पूरे उद्योगों को बंद करने का निर्देश कर दूंगा। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ के हमारी सरकार ने वहाँ एक एफिडेविट दिया और नीरी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में MOU किया, और यहाँ के पर्यावरण के संदर्भ में नीरी के मार्गदर्शन में पर्यावरण कैसे ज़्यादा प्रदूषित न हो, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया। बहुत सारे इंडस्ट्री तो यहाँ जो है प्रदूषण फैलाती थी और एक कार्बन क्रेडिट के रूप में करोड़ों रुपया लेते थे। उसके ऊपर भी मैंने दिल्ली पर्यावरण मंडल को भी लिखा। मैंने नेशनल रिसर्च ऑफ इंडिया के जो है नागपुर स्थित कार्यालय के वहाँ डायरेक्टर थे भट्टाचार्य, उनसे भी मिला। मैंने उनसे कहा कि मैं सर गवर्नमेंट साइडर MLA हूँ और मैंने ही PIL लगाई है गवर्नमेंट के खिलाफ। वहाँ प्रदूषण काफ़ी है सर, वहाँ के क्षेत्र के लोग मर रहे हैं, और आप अपना दायित्व को पूरा करते हुए हम नहीं चाहते कि आप हमारे पक्ष में दें, मगर जनहित में आप कम से कम सही रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो वहाँ पर जो रिपोर्ट उन्होंने सही प्रस्तुत की। इसके साथ में विधानसभा में काम करते हुए, चूँकि सरकारी पक्ष के MLA होने के साथ मुझे इस बात का गर्व होता है। पहली बार MLA बनने के साथ में जब मैं विधानसभा की पहली बैठक में गया तो बजट सत्र था। बजट सत्र में वहाँ पर जो है पहली बार में ही मुझे विधायक दल का सचेतक बनाया गया था, और जितने भी जो है सब्जेक्ट होते थे, जितने भी हमारे विभाग हैं, उस विभाग की ओपनिंग पहली बार करने का 1-1 घंटा, आधा घंटा उस विभाग में जो विभागवार बोलने का जो मुझे अवसर मिला। तत्कालीन समय में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री महेंद्र कर्मा थे। महेंद्र कर्मा जी लगातार जो है मेरा जो है विभागों की ओपनिंग को सुनते थे, बैठते थे, और जब सत्र समाप्त हुआ, सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने जब हमारे नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जब विधायकों के परफॉर्मेंस और वहाँ विधायक जो विधानसभा समाप्त होती है उस पर अपना ओपिनियन रखते हैं, उस समय मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि महेंद्र कर्मा जी ने अध्यक्ष महोदय को, आसंदी को इंगित करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके दल में और हमारे दल में, दोनों दलों में लगभग आधे से ज़्यादा नए सदस्य आए हैं। बोले मेरे सामने में ट्रेजरी बेंच के जो नौजवान साथी बैठे हैं,
मैं 1 महीने से ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो नए विधायक है या पुराने विधायक हैं। बोले लगातार ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से नहीं रखा हो। मेरा बोले अध्यक्ष जी, मेरा आशीर्वाद है उस विधायक को, वो जरूर इस विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में जाना जाएगा। और उसका आशीर्वाद ही मुझे प्रथम बार में ही उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। उसके बाद चूँकि विधानसभा के हर सत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर, चूँकि मैं सरकारी पक्ष का विधायक होने के साथ भी मेरा ये दायित्व है, एक विधायक का दायित्व होता है कि जनहित के मुद्दे हों, चाहे प्रदेश में कहीं के भी मुद्दे हो, अगर कोई कार्य उनका रुका हुआ है या उनके साथ गलत हो रहा है तो हर विधायक का दायित्व है कि वो अपने प्रश्नों के माध्यम से उस प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत होती है विधानसभा, उस पर रखे ताकि उनके कार्य में आसानी से सुलभता से हो जाए। और सामने में मंत्री को जवाब देना पड़ता है, रुके हुए कार्य जो है उनके पूर्ण होते हैं। इस प्रदेश में सारे लोगों में एक पहचान बनी पूरे प्रदेश में। और मुझे तो अंबिकापुर, रायगढ़, बस्तर सब जगह से प्रश्न लगाने के लिए देते थे और मैंने लगाया। और विधानसभा में जनरली होता है कि कोई प्रश्न लगाकर विधायक जो है कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति जो है ठीक नहीं रहते और वो प्रश्न लगाने के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा में उपस्थित नहीं होते। मैंने कभी भी विधानसभा में प्रश्न लगाकर अनुपस्थित नहीं रहा, और चाहे वो मुख्यमंत्री के सामने का प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी मंत्री के, मैंने हर विधानसभा में वहाँ उपस्थित रहकर लगभग 95% मेरी 15 साल में उपस्थिति रही वहाँ। और 15 साल में लगातार ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें मेरा जो है प्रश्न सर्वाधिक ना हो, अपोजिशन से भी ज़्यादा था। मुझे महेंद्र कर्मा जी ने कहा कि एक बार उत्कृष्ट विधायक बनने के बाद दूसरे साल में उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, मगर मित्र तुम्हारा जो परफॉर्मेंस लगातार बना हुआ है, अगर विधानसभा का ये नियम होता कि हर वर्ष जो है उस विधायक को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा, एक विधायक को 5 साल में एक ही बार उत्कृष्ट विधायक मिलता, अगर ये आपको लगातार जहाँ नियम होता प्रतिवर्ष का, तो शायद कोई भी दूसरा जो है एमएलए इसमें आपका पुरस्कार नहीं पाता, उत्कृष्ट विधायक नहीं बन पाता।